Good morning, all of you. In last lecture, we completed the concept of CAPM. CAPM described the relationship between two terms, that is expected return and risk. Then in this lecture, we will complete the concept of risk and also the assumptions of CAPM. In last lecture, we completed the concept of expected return. Then we all know that CAPM describes the relationship between two terms. First term, that is expected return, and second term, that is risk. In last lecture we completed the concept of expected return. Now we will do the type of risk. There are two types of risk. First one, that is systematic risk, and second one, opposite of systematic, that is unsystematic risk. Now I will tell you about what is systematic and unsystematic risk. I'm explaining the difference between these two terms. On the basis of difference, you can easily understand what is systematic and unsystematic risk. So now we will complete the difference between these two terms, systematic and unsystematic risk. First risk, that is systematic risk, and second one, that is unsystematic risk. हाँ जी, फर्स्ट वन सिस्टमैटिक, सेकेंड वन अनसिस्टमैटिक. हाँ जी, फर्स्टली वी विल कंसीडर द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स. सिस्टमैटिक रिस्क नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है सिस्टमैटिक. इसमें क्या है? अ पार्टिकुलर सिस्टम. अनसिस्टमैटिक जहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है, इस वजह से लेके चलो. सिस्टमैटिक में पार्टिकुलर सिस्टम. सिस्टम दैट मीन्स द रिस्क comes in front of you with the help of या फिर already that is pre-decided, pre-determined, already planned, well described. दैट मीन्स इस टाइप से रिस्क को आपके सामने लाया जाता है कि ऑलरेडी पर्सनस की स्ट्रैटेजी होती है कि प्री डिटरमाइंड है कि हाँ इस वे से ये सिचुएशन की जाए तो वो सामने वाले के लिए इस टाइप का ये रिस्क अराइज होगा. ठीक है. और अनसिस्टमेटिक में नो प्री प्लान, नो प्री डिसाइडेड, सडनली सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, बाई चांस हो जाती हैं, बट नॉट नोइंगली. सिस्टमेटिक में क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ नोइंगली होता है. नोइंगली सिचुएशन आपके सामने लाई जाती है, नोइंगली प्री प्लान किया जाता है. दैट मीन्स ये है प्री प्लान्ड, प्री डिसाइडेड और है प्री डिटरमाइंड. Then that's why अब systematic is already pre-planned, pre-decided, pre-determined, knowingly है अराइज हो गई सिचुएशन. या knowingly नहीं हुई, बाई चांस आपके सामने ये प्रॉब्लम अराइज हो गई, आपके सामने ये रिस्क क्रिएट हो गया, तो सिस्टमेटिक रिस्क नोइंगली होता है, आपके सामने लाया जाता है. दैट्स वाई सिस्टमेटिक रिस्क का अनदर नेम होता है. अब कोई भी चीज़ नोइंगली है, प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड है, देन वो कंट्रोलेबल होगी या अनकंट्रोलेबल. All of you know that if everything is knowingly represented in front of you, then pre-decided, predetermined, pre-planned, then that will be considered as, यहाँ पर लेके चलोगे फर्स्ट, that is uncontrollable. So systematic, pre-decided, predetermined and knowingly है, that's why there will be uncontrollable in nature. And unsystematic ये होगा आपका controllable. कंट्रोलेबल इन नेचर. ठीक है. वो होगा कंट्रोलेबल, वो होगा अनकंट्रोलेबल. बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो सिस्टमेटिक कहते हैं कि सिस्टमेटिक है तो कंट्रोलेबल है, अनसिस्टमेटिक है अनकंट्रोलेबल. बट ये अपोजिट वर्क करेगा. सिस्टमेटिक अनकंट्रोलेबल एंड अनसिस्टमेटिक इज कंट्रोलेबल. एंड सिस्टमेटिक अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है तो जिसका नेचर होता है ये होता है वाइड और ये होता है, ये होगा नैरो. सिस्टमेटिक वाइड, अनसिस्टमेटिक नैरो. वाइड है दैट मीन्स इट डिस्क्राइब्स द मैक्रो इन्वायरमेंट. यहाँ आएंगे मैक्रो इन्वायरमेंट या फिर आप कह सकते हो फैक्टर्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट. मैक्रो एनवायरमेंट प्लस यहाँ पर आ जाता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट.
यहाँ पर ओनली अनसिस्टमैटिक में आएगा ओनली माइक्रो। माइक्रो स्मॉल होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रो पार्ट किसका है बेसिकली, यहाँ पर ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, इंटरनल का पार्ट है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली दैट विल बी कंट्रोलेबल इन नेचर। और सिस्टमैटिक एक्सटर्नल का पार्ट है, प्लस मैक्रो। मैक्रो मीन्स वाइड होता है, दैट्स वाई दैट इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर। अब कोई भी चीज़ अनकंट्रोलेबल है तो अनकंट्रोलेबल होगी, दैट मीन्स दैट विल बी अनअवॉइडेबल। और वो कंट्रोलेबल है, दैट मीन्स यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा क्लियर, तो यहाँ पर इसलिए क्लियर, दैट इज अनअवॉइडेबल इन नेचर। ये अनअवॉइडेबल है और वो आपका होगा, और ये होगा आपका अवॉइडेबल। वो अनअवॉइडेबल हो जाएगा एंड अनसिस्टमैटिक हो जाएगा अवॉइडेबल। अब यहाँ अनअवॉइडेबल है, दैट मीन्स इस रिस्क को आप डिवाइड नहीं कर सकते, यू हैव टू बियर द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क इंडिविजुअली, आपको ही बियर करना होगा। अब अवॉइड ही नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू हैव टू बियर द होल लॉस ऑफ दिस रिस्क, तो ये हो जाएगा नॉट डाइवर्सिफाइड। और यहाँ पर ये हो जाएगा डाइवर्सिफाइड। ये नॉट डाइवर्सिफाइड जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, और वो हो जाएगा डाइवर्सिफाइड जो डिविजिबल है, जिसे डिवाइड किया जा सकता है, अदर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ वी विल राइट दी टाइप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिस्क। देन जो इंक्लूड होता है इसके अंदर, फर्स्ट आ जाते हैं हम अनसिस्टमैटिक में, सॉरी सिस्टमैटिक में। सिस्टमैटिक में वी विल कंसीडर टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पर आ जाएगा, हेडिंग ले लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ दिस रिस्क, और यहाँ पर भी इसके टाइप्स। सिस्टमैटिक के टाइप्स में फर्स्ट टाइप हो जाएगा मार्केट रेट रिस्क। फर्स्ट वन दैट इज मार्केट रेट, फर्स्ट वन दैट इज मार्केट रेट रिस्क। मार्केट रेट रिस्क दैट मीन मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट में टाइम बाई टाइम चेंज हो जाता है, वो रिस्क यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेकेंड मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट में अराइज होता है, तो सेकेंड टाइप हम यहाँ पर ले लेंगे इसमें, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन चेंज इन इंक्रीज इन प्राइजेज, मार्केट में जो प्राइस डिमांड है सप्लाई फोर्सेज की वजह से जो प्राइजेज में चेंज होते हैं, उससे जो रिस्क आता है। एंड थर्ड हो जाएगा, अब ये दोनों तो आपके पार्ट हैं, आपको बताया था मैंने अभी, सिस्टमैटिक रिस्क में दो आते हैं, एक तो आता है मैक्रो और एक आता है एक्सटर्नल। जो ये मार्केट रेट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क है, ये दोनों आते हैं आपका मैक्रो रिस्क का पार्ट है, ये पार्ट है मैक्रो का। आपको बताया था मैक्रो प्लस एक्सटर्नल बोथ आते हैं सिस्टमैटिक में, तो मैक्रो में ये दो आते हैं, मार्केट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। अब सेकंड आ जाता है एक्सटर्नल। अब बाकी सारे आ जाएंगे ना, जो भी रिस्क होंगे वो होंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने टाइप के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, उतने टाइप के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड सिस्टमैटिक रिस्क हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ रिस्क आ जाएगा पॉलिटिकल रिस्क। लीगल एनवायरनमेंट होता है एक्सटर्नल में, तो यहाँ आ जाएगा लीगल रिस्क। और सोशल एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ रिस्क आ जाएगा सोशल रिस्क। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक टाइप होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो रिस्क आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल रिस्क। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो यहाँ सेवंथ रिस्क आ जाएगा आपका इकोनॉमिक रिस्क। और भी जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप आपको ध्यान है वो यहाँ मेंशन कर देना, उतने टाइप के रिस्क हो जाएंगे। अब सेकंड आ जाते हैं हम अनसिस्टमैटिक में। अनसिस्टमैटिक अभी आपको बताया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो रिस्क जो स्मॉल होते हैं नेचर में, दैट मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क अराइज होंगे, ये आ जाएंगे आपका फर्स्ट, दैट इज बिजनेस रिस्क। आपके बिजनेस में जो रिस्क होते हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। एंड सेकंड आ जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड जो रिस्क अराइज होता है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का अनदर नेम होता है क्रेडिट रिस्क।
financial risk, and another name of financial risk is credit risk. And third one और लास्ट वन आ जाएगा आपका ये ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है. यहाँ अनसिस्टमेटिक में 7 के 10 भी नियर अबाउट हो सकते हैं. वही जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उतने सारे यहाँ पर रिस्क आ जाएंगे. यहाँ शुरू के 2 हैं जो ये है माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो रिस्क का पार्ट, और ये बाकी जो है ये है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर एक्सटर्नल रिस्क का पार्ट. यहाँ पर मैक्रो में आ जाएंगे आपके मार्केट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, एंड एक्सटर्नल में आ जाएंगे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड अदर ऑल्सो. जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे. एंड अनसिस्टमेटिक में आ जाएंगे माइक्रो में यहाँ 3 टाइप्स के बेसिकली रिस्क होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. फर्स्ट हो जाता है आपका बिजनेस रिस्क, एंड सेकंड फाइनेंशियल रिस्क, अनदर नेम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज क्रेडिट रिस्क, एंड थर्ड वन इज ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर से रिलेट किया जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न करा दिया था. नेक्स्ट टॉपिक था रिस्क का. नाउ वी विल डू द टॉपिक ऑफ assumptions ऑफ CAPM मॉडल. assumptions बेसिकली होती क्या, assume से बना. दैट मीन्स हियर वी आर assuming that while describing the CAPM model या economics when describe the CAPM model then they assume these particular terms regarding CAPM model. I mean assumptions हैं, assume किया गया but not compulsion, not surely that these are realistic in nature. assume किया गया इस मॉडल को डिस्क्राइब करते हुए कि हाँ इस मॉडल को अगर आप फॉलो करते हैं देन ये चीज़ आप assume करके चलेंगे कि इस मॉडल में इम्प्लीमेंट की जाएंगी. तो नाउ वी विल राइट do the assumptions of CAPM model. First assumption, that is the basic assumption. First one, that is perfectly competitive market. Perfectly competitive market. This assumption is the, ये जो आपकी assumption है ये है basic assumption of CAPM. That means CAPM इस assumption पे base है. Basic assumption, CAPM perfectly competitive market. Perfectly competitive market, you learn this topic in economics. Perfectly competitive market is that particular market where a large number of buyers and large number of sellers. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, एंड थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होता है दैट इज दी होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब सेम इन CAPM या फाइनेंशियल इकोनॉमी या फाइनेंशियल मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो यहाँ पर है आपका, देखो यहाँ पर था फर्स्ट था बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे इन्वेस्टर्स, एंड सेकंड था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कंपनीज या फिर अदर्स दो आर इशूइंग द सिक्योरिटीज इन द मार्केट. एंड थर्ड था प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएंगी सिक्योरिटीज 4 सिक्योरिटीज आएंगी जो आपको लास्ट लेक्चर में कराई थी. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. दैट मीन्स अदर सिक्योरिटीज भी मार्केट में वर्क करती हैं बट इन्वेस्टर मेनली फोकस ऑन दीज 4 सिक्योरिटीज. दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड एक्सप्लेनिंग दीज सिक्योरिटीज हियर. देन फर्स्ट assumption, that is perfectly competitive market because large number of buyers are here, large number of investors are here, large number of sellers, that means large number of companies are here, and products are also, that is securities. and second आ जाएगा, और बेसिकली जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स में मेनली यहाँ 2 कैटेगरीज कंसिडर की जाती हैं. फर्स्ट हो जाता है बुल इन्वेस्टर एंड सेकंड हो जाता है यहाँ पर आपका बियर इन्वेस्टर. फर्स्ट वन बुल इन्वेस्टर्स, सेकंड वन बियर इन्वेस्टर्स. बुल इन्वेस्टर्स, बुल आपको पता है कि वाइड इन साइज, दीज आर द दोज इन्वेस्टर्स, द पर्सन्स यहाँ अपोजिट वर्क करते हैं बुल एंड बियर. बुल में आ जाता है ये करते हैं शेयर्स को बाय, एंड बियर्स में ये करते हैं शेयर को सेल. बुल लार्ज क्वांटिटी शेयर्स की बाय करेंगे, किसमें, लार्ज क्वांटिटी एंड बियर्स यहाँ पर सेल करेंगे शेयर्स को अगेन लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स. अब बुल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को दे आर परचेजिंग, दे आर बाइंग शेयर, देन दे आर बाइंग द शेयर्स इन लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी,
लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स दे आर परचेजिंग अगेन एंड अगेन। तो इफ बाय करने से जिससे क्या हो जाता है, ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं डिमांड, और ये अपोजिट वर्क करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सप्लाई। ये डिमांड बढ़ाते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, दैट मीन्स ये लास्ट में इनका मेन फोकस होता है इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ शेयर्स। शेयर्स के प्राइजेज इंक्रीज कर देते हैं, और ये इसके अपोजिट वर्क करते हैं, तो ये कर देंगे यहाँ पर शेयर्स के प्राइस डिक्रीज। बुल इंक्रीज कर देगा, बियर यहाँ पर डिक्रीज कर देता है शेयर्स के प्राइस। तो ये कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दैट इज द मेन एजम्पशन ऑफ CAPM मॉडल। इन दिस फर्स्टली large number of buyers में we will consider investors, large number of sellers, in this we will consider companies and product, in this we will consider the securities। ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स की 2 कैटेगरीज मेनली वर्क करती हैं आगे में, बुल इन्वेस्टर एंड बियर इन्वेस्टर। बुल बाय करते हैं शेयर्स को लार्ज क्वांटिटी में, एंड बियर सेल करते हैं शेयर्स को लार्ज क्वांटिटी में। बुल इंक्रीज करता है डिमांड, बाय करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, एंड बियर डिक्रीज करेगा डिमांड, सप्लाई को इंक्रीज करेगा, सेल करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो बुल शेयर्स को इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, डिमांड बढ़ने से प्राइजेस बढ़ जाते हैं बुल इन्वेस्टर की वजह से, एंड बियर इन्वेस्टर की वजह से प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं। ये थी फर्स्ट एजम्पशन। नाउ वी विल डू द सेकंड एजम्पशन of CAPM model. Right, second assumption. Second assumption is that is no tax, no transaction cost. In this, they consider that there is no transaction cost in CAPM model. That means when investor purchase, buying or selling the shares, then they will have not to bear any transaction cost. They will not bear any transaction cost. अब यहाँ पर अगेन की assumptions हैं, but this assumption is not realistic in nature, क्योंकि एक्चुअल में इन्वेस्टर्स हैव टू बियर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दे हैव टू पे दी ब्रोकरेज एंड इंटरमीडिएट को भी पे करना होता है, या पर्टिकुलर कॉस्ट दैट विल बी कंसिडर एज फ्लोटेशन कॉस्ट दे हैव टू बियर। तो ये assumption है बट रियलिस्टिक नहीं है नेचर में। एंड सेकंड थर्ड आ जाएगी, सॉरी ये थी फर्स्ट, तो आपकी हो गई थी सेकंड। अब थर्ड एजम्पशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती है होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मीन्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट फॉर द अर्निंग मोर एंड मोर मनी। एक्सपेक्टेशन सेम होती है, रिस्क को अवॉइड करना है, मनी को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। एंड फोर्थ assumptions, एसेट्स आर इनफाइनाइटली डिविजिबल। एसेट आ जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ये इनफाइनाइटली डिविजिबल होती है। इनफाइनाइटली डिविजिबल मीन्स अगर इन्वेस्टर परचेज करना चाहता है, जैसे कि आपके पास एज्यूम करो किसी शेयर की वैल्यू, आप एज्यूम करो कि यहाँ पर है 10 लाख शेयर की वैल्यू है, पर शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू एज्यूम कर रही हूँ, नॉट रियल इन नेचर, कि 10 लाख वैल्यू है एंड यू हैव द अमाउंट ओनली 1 लाख, and you are investing, you want to invest in that particular company and you want to purchase the share of that particular company, then you can purchase the share। अब यहाँ पर 10 लाख फेस वैल्यू है एंड 1 लाख है, दैट मीन उस शेयर का 10% भी आप परचेज कर सकते हो। ये अजम्पशन है, अगेन यहाँ ये नहीं कह रहे रियलिस्टिक है कि एसेट्स आर इनफाइनाइटली डिविजिबल, एसेट्स को वो डिविजिबल करके भी आगे इशू कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, इफ दैट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन है कि एसेट्स डिविजिबल की जा सकती हैं, ओनली देन दे कैन डिवाइड द एसेट्स, अदरवाइज दे विल नॉट डिवाइड द एसेट्स और दे विल नॉट डिवाइड द शेयर्स। ठीक है, ये आ जाएगी फोर्थ assumption, एसेट्स आर इनफाइनाइटली डिविजिबल। एंड फिफ्थ assumption, fourth assumption, assets are infinitely divisible। fifth assumption, there is no personal income tax। अब नो पर्सनल इनकम टैक्स, दैट मीन पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, ये assumption है। दैट मीन्स कंपनी जो ऑलरेडी जो शेयर्स के डिविडेंड मिलेगा आपको या जो भी इनकम होगी उस पर ऑलरेडी कंपनी टैक्स पे करने के बाद ही रिमेनिंग आपको अमाउंट देगी, कंपनी या फर्म आपके बिहाफ पे पे करेगी। पर्सनली यू विल नॉट पे एनी इनकम टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। That is the fifth assumption of CAPM model। And sixth assumptions, investors take decision
on rational basis. Investors will take the decision on rational basis. Rational means they will take the decision on practical basis. That means they will only थियोरिटिकल या किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बेसिस पे ओनली डायरेक्ट वो कुछ मार्केट को देख के दे विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. दे विल टेक द डिसीजन ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. दैट मीन दे विल कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग while they are investing in that particular security. After that they will decide that they want to invest in that particular security or not. That is the sixth assumption. And seventh assumption यहाँ पर कंसिडर की जाएगी. Seventh assumptions, investors make decision on basis of three things. Investors make decision on basis of three things के बेसिस पे इन्वेस्टर डिसीजन लेगा. यहाँ पर बेसिस है थ्री थिंग जिसके बेस पे इन्वेस्टर विल टेक द डिसीजन. फर्स्ट बेसिस यहाँ पर कंसीडर हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न. फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टर फोकस करेगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न में. एक्सपेक्टेड रिटर्न. फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ही विल कैलकुलेट दी ऑल थिंग्स. ही विल कैलकुलेट दी बीटा या ईच एंड एवरी फैक्टर्स रिगार्डिंग मार्केट. एंड सेकेंड ही विल कैलकुलेट द रिस्क. आपको बताया सीपीएम में दो चीज़ें फोकस किया जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क पे. एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको भी बताया था लास्ट लेक्चर में वैसे कैलकुलेट की जाएगी, वैसे सब कुछ फाइंड आउट करेंगे. एंड फॉर द रिस्क दे विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा रिस्क को. एंड थर्ड थिंग दे विल कैलकुलेट द कोवेरिएंस. एंड थर्ड वन यहाँ पर होगी दैट इज कोवेरिएंस. Covariance describes the relationship between security fluctuations में. दो सिक्योरिटी में रिलेट करना. दैट मीन दो सिक्योरिटी को दे विल कंपेयर. किस सिक्योरिटी में ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, किस सिक्योरिटी में ज़्यादा वेरिएशन है, किस सिक्योरिटी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है. दे विल फाइंड आउट हेयर. तीन थिंग पे फोकस किया जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरिएंस. तो ये आ जाएंगे आपके सेवंथ अजम्पशंस. नाउ वी विल राइट एट्थ अजम्पशन ऑफ CAPM. That is eighth assumptions of CAPM model is यहाँ पर कंसिडर करेंगे हम अनलिमिटेड क्वांटम ऑफ शॉर्ट सेल इज अलाउड. अनलिमिटेड क्वांटम ऑफ शॉर्ट सेल इज अलाउड. शॉर्ट सेल इज अलाउड. अब शॉर्ट सेल यहाँ पर हो जाएगा. दैट मीन्स देखो इफ़ यू आर इन्वेस्टर परचेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी देयर इज ऑलवेज ए पर्टिकुलर टर्म जिसमें होता है आपको बोलते हैं कि लॉक इन पीरियड. सिक्योरिटी के केस में एक लॉक इन पीरियड होता है. उस लॉक इन पीरियड तक मीन्स कुछ पर्टिकुलर टाइम तक सिक्योरिटी को इन्वेस्टर को अपने पास रखते हैं. ओनली आफ्टर देन दे कैन सेल दिस सिक्योरिटी टू अनदर पर्सन. दैट मीन्स सिक्योरिटी के एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्टर को परचेज करने के बाद खुद के पास रखना होगा. वो होता है लॉक इन पीरियड. बट यहाँ पर क्या है कि इसकी अजम्पशन है CAPM मॉडल की कि देयर इज नो लॉक इन पीरियड. शॉर्ट सेल सिक्योरिटी जी अलाउ है. अनलिमिटेड क्वांटम जब तक आप करना चाहो आगे फर्दर ट्रांसफर सिक्योरिटी अनदर पर्सन को आप कर सकते हो. लॉक इन पीरियड नहीं है. इस मॉडल की अजम्पशन है एट्थ. एंड नाइन्थ अजम्पशन यहाँ पर हो जाएगी आइडेंटिकल टाइम ओरिजन. आइडेंटिकल टाइम ओरिजन. आइडेंटिकल टाइम ओरिजन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि टाइम ओरिजिन यहाँ पर होता है आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स कि इफ़ यू आर एनालाइजिंग द सिक्योरिटी आपको एक ही सीक्वेंस लेके चलनी है कि या तो आप कैलकुलेट करते हुए रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो, या तो आप लो ईयरली बेसिस पे, या आप लो इसे सेमी एनुअली बेसिस पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे. दैट मीन जो बेसिस लेना है ना आपको कैलकुलेट करने के लिए वो आपको सेम लेना होगा. जैसे आप किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द 5 years देन आपको 5 साल का उस सिक्योरिटी का ट्रेंड कैलकुलेट करना है कि सिक्योरिटी पे रिटर्न कितने था, रिस्क कितना था. देन वो रिटर्न है रिस्क कैलकुलेट करने के लिए आपको आइडेंटिकल टाइम ओरिजन फॉलो करना होगा. या तो 5 साल का ईयरली बेसिस पे रिटर्न निकालो, या 5 साल का सेमी एनुअली बेसिस पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे. जिस बेसिस पे आपको लेके चलना सेम लेके चलना होगा. जैसे जूम करो फर्स्ट ईयर का आपने निकाल लिया रिटर्न ईयरली बेसिस पे, सेकेंड ईयर का सेमी एनुअली बेसिस पे निकाल रहे हैं. देन यू कैन नॉट कंपेयर दीज पर्टिकुलर रिटर्न्स बिकॉज यहाँ पर एक ऑब्वियसली ईयरली बेसिस पे रिटर्न ज़्यादा होगी, सेमी एनुअल बेसिस पे पार्ट्स में डिवीजन हो गया तो कम आएगी. तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे यहाँ पर. तो आपको एक आइडेंटिकल टाइम ओरिजन यू हैव टू फॉलो. तो दीज आर द assumptions of CAPM model. Today we will completed the risk concept of risk and the assumptions of CAPM model.
Then read it and complete it. Thank you all of you.